हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और जो कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही शॉकिंग कहानी है जो कि आपको थंबनेल से ही पता चल गई होगी। जो इस कहानी का गुनहगार है, परपेट्रेटर है, उसका नाम है डेटलेफ। और इस व्यक्ति को जर्मन का जोसेफ फ्रिट्जेल कहा जाता है। अब आपको जोसेफ फ्रिट्जेल की भी कहानी याद होगी जो कि मैंने आपको पहले सुनाई थी, बहुत पहले इस चैनल पर सुनाई थी जबकि मैं इस चैनल पर नई नई थी। तो वो कहानी मैंने इतने अच्छे से आपको नहीं सुनाई, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि उस कहानी में सबसे ज्यादा व्यूज है मेरे आज तक के, 3 लाख से ऊपर व्यूज हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी उतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उसमें लगभग मैंने सारे इफेक्ट्स कवर किए थे, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जिसके बारे में जनरली मुझे लगता है सभी लोग जानते ही होंगे जो भी इस चैनल की स्टोरीज देखते हैं, क्योंकि वो इतना फेमस केस है जिसने अपनी बेटी को कई सालों तक तहखाने में बंद करके रखा था, उस तहखाने में जो कि उसने खुद बनाया था। और वहां पर उस बेटी से उसके बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन फाइनली फिर उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस पर मूवीज बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। और फिलहाल जिस व्यक्ति का केस अब सामने आया है वो है डेटलेफ। और उसकी कहानी भी जोसेफ की कहानी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है और बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये जो व्यक्ति था यानी कि डेटलेफ, इसने अपनी बेटी के साथ जो बच्चे पैदा हुए थे, जो कि उसके खुद के भी बच्चे भी थे और एक तरह से देखा जाए तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, उनको भी अब्यूज किया था। तो ये और भी ज्यादा मेस्ड अप स्टोरी है। जोसेफ ने कभी भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या अपने जो खुद के उसके बायोलॉजिकल बच्चे हुए थे उसकी बेटी के साथ उनको यूज नहीं किया था, मतलब यूज नहीं किया था। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा भी किया। तो ये केस बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का केस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस का जो मेन परपेट्रेटर था उसका नाम है डेटलेफ एस। और क्योंकि जर्मनी के बहुत ही स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज हैं, इस कारण से हमको उसका फुल लास्ट नेम पता नहीं है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी एक तरह से हिडन रखी गई है। इसके अलावा उसकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। केवल उसकी 2 या 3 पिक्चर्स ही ऑनलाइन मौजूद हैं। उसमें भी जनरली उसका फेस ब्लर किया गया है। इसी कारण से इस केस में आपको बहुत ज्यादा पिक्चर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी। हमको डेटलेफ के बचपन के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, क्योंकि जानकारियां इंटरनेट पर मौजूद ही बहुत कम है। हमें बस इतना पता है कि इसका जन्म हुआ था 1963 में। और जब अभी ये छोटा ही था तभी उसी दौरान इसके दोनों ही पेरेंट्स की मौत हो गई थी। अब उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि किन सर्कमस्टेंसेस में उनकी मौत हुई थी। लेकिन बस इतना पता है कि दोनों की ही मौत सेम टाइम पर हुई थी। तो ऐसा माना जा सकता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इनकी मौत का डेट लेफ्ट पर बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। फाइनली इसको फॉस्टर केयर सिस्टम में डाल दिया गया और ये अपने पूरे बचपन के दौरान फॉस्टर केयर में ही रहा। वो अपने पूरे टीनेज ईयर्स में भी फॉस्टर केयर में ही रहा। लेकिन उस समय उसके साथ क्या बीता, वो फॉस्टर केयर सिस्टम अच्छा था या बुरा था, इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन इस केस में आगे जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि इसके बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर रहा होगा। हालांकि उसको ट्रॉमा तो अपने माँ बाप की मौत का भी हुआ ही होगा, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा धक्का रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि फॉस्टर केयर सिस्टम में भी कुछ हुआ हो जिस कारण से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई हो। हालांकि इवेंचुअली उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाया गया था, लेकिन ये पता चला था कि उसको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं थे और ना ही कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। लेकिन वो लगातार शुरू से ही एंटी सोशल बिहेवियर दिखाता रहा था। उसको बहुत ज्यादा एग्रेशन था, गुस्से की दिक्कत थी। और साथ ही उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, जो आगे जाकर इस केस में आपको थ्रू आउट दिखाई देगी। फिलहाल हम सीधे चलते हैं 1984 की तरफ, जबकि डेटलेफ की उम्र थी 21 ईयर्स। और यहाँ पर यानी 21 ईयर्स का जब डेटलेफ हो गया था तो वो एक महिला से मिलता है जो कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड बनती है। इससे पहले उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इस महिला का नाम था एरिका। एरिका की उम्र उस समय थी 26 ईयर्स, यानी कि वो डेटलेफ से करीब 5 ईयर्स बड़ी थी। वो पहले भी 2 बार शादी कर चुकी थी। उसकी पहली शादी तब हुई थी जब वो केवल 16 ईयर्स ओल्ड थी और उस शादी से उसका एक बच्चा था। उसके बाद 7 सालों के बाद जब वो 23 ईयर्स ओल्ड थी तब उसने एक बार फिर से शादी की और उस शादी से उसके 3 बच्चे थे। यानी कि जब वो डेटलेफ से मिली उस समय तक उसके 4 बच्चे हो चुके थे।
और ऑब्वियसली उन दोनों ही इसके हस्बैंड से इसका तलाक हो चुका था। इसके बाद ये डेटलेफ से मिलती है, जल्दी ही इनके बीच में प्यार हो जाता है और फिर तुरंत ही ये लोग शादी कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। जिस समय इनकी शादी हुई उस समय एरिका के जो पिछली शादी से 2 बच्चे थे वो बिल्कुल ही छोटे बच्चे थे। उनकी उम्र उस समय केवल 6 मंथ्स थी और वो लोग ट्विंस थे। ये जो ट्विंस थे इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके नाम जो मीडिया में है वो हैं बियॉन और नेटली। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं ये आगे जाकर इस केस में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। फिलहाल डेटलेफ और एरिका शादी कर लेते हैं। डेटलेफ एक घर खरीदता है अपनी वाइफ एरिका के साथ रहने के लिए। इसके बाद ये पूरी फैमिली यानी कि डेटलेफ, एरिका और इनके चारों बच्चे इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये जो इसने घर खरीदा था ये एक बहुत ही छोटे से गांव में खरीदा था जिसका नाम था फ्लूटिशन। और मुझे लगता है कि मैं इसको ठीक ही प्रोनाउंस कर रही होंगी, लेकिन ये इतना छोटा गांव है कि ऑनलाइन इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद ही नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा टाइनी विलेज था जो कि जर्मनी के मिडिल में कहीं पर है। उसकी जो उस समय की पॉपुलेशन थी वो केवल थी 750 लोगों की। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही छोटी सी जगह थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर हर कोई हर किसी को जानता था क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम थी। हर कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करता था। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी एक की समस्या सबकी समस्या होती थी। तो ये घर जो उसने खरीदा था ये एक 2 स्टोरी होम था। और जब ये फैमिली इस घर में मूव कर जाती है तो अब डेटलेफ ऑफिशियली चारों के चारों एरिका के बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि वो ऑफिशियल अब इन बच्चों का फादर बन चुका था। इसके बाद डेटलेफ और एरिका के अपने बच्चे होना शुरू होते हैं और इनके इवेंचुअली 4 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से 3 बेटे थे और एक बेटी थी। तो यानी कि अब इस घर में करेंटली 8 बच्चे मौजूद थे। ये जो अभी तक एक बहुत ही लविंग फैमिली के रूप में रह रहे थे ये जल्दी ही एक हाउस ऑफ हॉरर्स बनने वाला था। अब ये जो पूरी की पूरी फैमिली थी ये धीरे धीरे अपनी न्यू फैमिली लाइफ में सेटल कर गई थी। सब लोग एडजस्ट हो गए थे, अपने नए घर में एडजस्ट हो गए थे। सारे ही बच्चे साथ में बड़े हो रहे थे, आपस में घुल मिल गए थे। इधर जो डेटलेफ था उसको एक ट्रक ड्राइवर के रूप में जॉब मिल गई थी और ये एक फुल टाइम जॉब थी। लेकिन उसको अपनी जॉब से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसको ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए जब भी वो घर वापस आता था अपनी जॉब से लौटने के बाद वो एक बहुत ही फाउल मूड में रहता था। मतलब वो बहुत ही झल्लाया हुआ रहता था। जब भी वो दरवाजे से अंदर की तरफ आता था यानी कि उसके बच्चों को पता चलता था कि उनके पिता लौट आए हैं तो हर कोई डोर के सामने से हट जाता था। कोई भी उसके रास्ते में आना ही नहीं चाहता था क्योंकि डेटलेफ अपना गुस्सा अपनी फैमिली पर ही निकाला करता था। डेटलेफ जल्दी ही एल्कोहलिक हो गया, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था और कम से कम वो 12 क्रेट्स बियर रखता था अपने घर पर पीने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक बहुत ही एग्रेसिव पर्सन था, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। तो अब वो अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर और अपने बच्चों पर लगातार निकाल रहा था। वो लगातार अपनी बीवी के साथ झगड़ा करता रहता था, आर्ग्यूमेंट्स करता रहता था, जबरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर चीखता चिल्लाता रहता था भले ही उसका कोई रीजन भी ना हो। उसकी जबान बहुत ज्यादा गंदी थी, वो बहुत ही घटिया भाषा का प्रयोग करता था। यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी बातें वो अपनी फैमिली को बोला करता था। यानी कि वो वर्बली सभी को बहुत ज्यादा अब्यूज करने लगा था। पहले तो ये सब कुछ वर्बल अब्यूज के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये फिजिकल अब्यूज बन चुका था। वो सबको बहुत ज्यादा मारने पीटने लगा था, यानी कि अपनी वाइफ को भी और अपने बच्चों को भी। वो एक बहुत ही टेरिबल अब्यूजर था। यानी कि जब वो अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को अब्यूज करता था तो वो बहुत बुरी तरीके से इनको पीटता था। वो इनके शरीर में नील के निशान आ जाएं तब तक इनको पीटा करता था। वो अपने मुक्कों का, अपनी हथेलियों का, अपने लातों का भी प्रयोग इनके ऊपर करता था। लेकिन धीरे धीरे अब इसने वेपन्स यूज करने शुरू कर दिए थे। यानी कि इसको जो कुछ भी मिलता था अपने घर में उसी से इनके ऊपर वार करने लगता था, जैसे कि मेटल टूल्स, आर्मी बेल्ट, कारपेट बीटर, लेदर स्ट्रैप, यानी कुछ भी मिलता था ये इससे इनको पीटना शुरू कर देता था। इसके अलावा ये कई बार चीजों को उठा उठाकर, जैसे एस्ट्रे जैसी भारी चीजें उठाकर बच्चों के ऊपर फेंका करता था। कई बार ये इनके सिर से जाकर टकराती थी। तो अब ये जो उसका अब्यूज था वो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इन लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता था कि किस चीज पर इसको गुस्सा आ जाएगा। अगर उसके बच्चे जोर से हंसते थे, कई बार वो अगर जोर से बात करते थे तो इतना ज्यादा इसको गुस्सा आता था कि उनको बुरी तरह से पीटने लगता था। यानी कि ये ऐसे रीजंस थे जिन पे गुस्सा होने का कोई भी कारण ही नहीं था।
ऐसा लगने लगा था कि इसको अपने बच्चों को पीटने में मजा आने लगा है और ये सब कुछ वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। डेटलेफ अपने बच्चों और अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में देखता था, यानी कि उसको इनके ऊपर पूरा अधिकार है और इनके साथ वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा वो सोचता था। वो कभी भी किसी के प्रति भी ना तो लव शो करता था, ना कोई इमोशंस वगैरह शो करता था, ना कोई अफेक्शन शो करता था, ना ही उसको किसी भी तरीके का फादरली लव था अपने बच्चों के प्रति। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि वो अपने बायोलॉजिकल बच्चों से ज्यादा अपने अडॉप्टेड बच्चों को पीटा करता था, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में भेदभाव करता था। पीटता तो वो सबको था, लेकिन अपने अडॉप्टेड बच्चों की पिटाई ज्यादा किया करता था और ज्यादा बुरी तरीके से पीटा करता था। अगर कोई भी बच्चा इसके खिलाफ कंप्लेंट करे, यानी कि ये जो अब्यूज चल रहा है उसके प्रति कुछ बोले, अपना गुस्सा जाहिर करे, या फिर पिटाई के दौरान अगर कोई बच्चा चीखने चिल्लाने लगे दर्द के कारण, तो डेटलेफ उसको उठाता था और जोर जोर से उनको इधर उधर फेंकता था, उठा उठाकर, यानी कि फेंका करता था। इसके अलावा कई बार वो बच्चों को कार में डाल दिया करता था, उसके बाद उनको जंगल में ले जाया करता था और वहां पर बुरी तरीके से अब इनको पीटा करता था जंगल में ले जाकर, यानी कि उसके बच्चे पीटने के दौरान चीख चिल्ला भी नहीं सकते थे। वो शायद अपने बच्चों को इमोशनलेस रोबोट बनाना चाहता था, जैसा कि वो खुद था। बाद में उसने अपने खुद के वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, यानी कि उसके होममेड वेपन्स। उसने एक वुडन हैंडल लिया, यानी कि एक मजबूत डंडा लिया और उसमें आगे बहुत सारे लेदर के स्ट्रिप्स जोड़ दिए। अब वो कोड़े की तरह इन बच्चों को पीटा करता था, स्पेशली तब जबकि वो उनको जंगल में ले जाया करता था। जब वो उनको जंगल में ले जाता था, पहले तो वो उनसे उनके सारे कपड़े उतरवाया करता था। उसके बाद उनको इतनी जोर जोर से उस स्ट्रिप वाले डंडे से पीटता था कि उनके शरीर से खून बहने लगता था। अगर खून ना निकले तो वो उनको छोड़ता ही नहीं था, वो ब्लीडिंग होने का इंतजार करता था। जब ये बच्चे वापस आते थे जंगल से लौटकर, तो पूरे शरीर में कट्स होते थे, ब्रूजेस होते थे, और ये ब्रूजेस कई बार 20-20 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके सिर से पैर तक खून बह रहा होता था। उनके चेहरे सूज गए होते थे, कई बार उनकी आंखें इतनी सूज जाती थी कि वो सूजने के कारण बंद हो जाया करती थी। लेकिन डेटलेफ को उनके ऊपर कोई भी दया नहीं आ रही थी। वो उनको इसी तरीके से लगातार पीटता जा रहा था और इस पिटाई के दौरान जो जंगल में भी हो रही थी, ये बच्चे चिल्ला नहीं सकते थे। अगर ये बच्चे चिल्लाते तो ये उनको और ज्यादा पीटता। शायद ये इनको चिल्लाने से इसलिए मना करता था क्योंकि आसपास के लोग सुन सकते थे, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से गांव में रहते थे और इस तरह की चीजें वहां पर बहुत ज्यादा फैलती हैं। इसीलिए उसने उनको चिल्लाने से भी मना किया था और किसी भी तरह की कंप्लेन करने से भी मना किया था। ये बच्चों को धमकी दिया करता था कि अगर तुम ज्यादा चीखोगे, चिल्लाओगे, ज्यादा कंप्लेन करोगे तो मैं तुम्हें फॉस्टर केयर सिस्टम में छोड़ दूंगा। कई बार ये इनको फॉस्टर होम के पास छोड़ दिया करता था, ड्रॉप कर दिया करता था, फिर ये बच्चे वहां से वापस आते थे किसी तरीके से। शायद उसके खुद के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे फॉस्टर केयर सिस्टम के, इसी कारण से ये इनको एक सजा के तौर पर इसको दिखाता था। इन बच्चों के गलों पर कई बार स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स भी होते थे। इससे क्लियर था कि इन बच्चों का ये गला भी दबा रहा था, ये भी उसका एक पनिशमेंट का फॉर्म था। ये इनके अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा करना चाहता था कि इनकी ये हत्या भी कर सकता है। जब डेटलेफ किसी बच्चे के साथ जंगल से वापस आता था जिसको इसने पीटा होता था और उसकी हालत खराब होती थी, अगर इनकी माँ एरिका कभी भी इंटरवीन करती थी, बीच में आने की कोशिश करती थी, कुछ कहने की कोशिश करती थी, तो ये उसको भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा करता था। इतना सीवियरली उसको मारता था कि कई बार वो बेहोश हो चुकी थी। कई बार तो ये बीटिंग्स इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि एरिका मरते मरते बची थी। एक तरह से उसने उसको पीटते पीटते मार ही डाला था, लेकिन वो हर बार बच जाया करती थी क्योंकि शायद वो उसको मरने देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो थोड़ा सा ध्यान रखता था कि बस ये मरे ना, ये जीवित रहे। जब ये अपनी वाइफ को पीटता था तो उसको मुक्के मारता था, किक करता था, लाते उसके सर पर भी मारता था, उसके पेट में लाते मारता था। इसके अलावा वेपन्स भी यूज करता था। जब तक वो नीचे गिरकर एक तरह से बेहोश ना हो जाए या मरने वाली स्थिति ना आ जाए, तब तक उसको छोड़ता ही नहीं था। इसका मतलब ये था कि एरिका भी अपने बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकती थी। इसी कारण से, क्योंकि वो उसको पीटता था, वो जनरली इंटरवीन करने की भी कोशिश नहीं करती थी, और इसी कारण से ये जो अब्यूज था वो और ज्यादा बुरा होता चला गया। कई बार ऐसा होता था कि जो डेटलेफ के अडॉप्टेड बच्चे थे, यानी कि 4 बच्चे जो एरिका की पहली शादियों से थे, उनको वो लिविंग रूम में वॉल के सामने खड़ा कर देता था, यानी कि उनके चेहरे वॉल की तरफ रहते थे। पूरी तरह से उनके कपड़े उतरे हुए होते थे, यानी वो कंप्लीटली नेकेड होते थे। वो उनको उनके घुटनों पर आने के लिए मजबूर करता था और उसके बाद चारों को एक साथ पीटता था, एक एक करके, यानी स्विच कर करके हर एक बच्चे को बुरी तरीके से पीटता रहता था।
इसके अलावा उसके जो खुद के 4 बच्चे थे, वो उनको ये पिटाई देखने के लिए मजबूर करता था, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स चल रहे हो, जैसे कि कोई गेम चल रहा हो। लेकिन असल में उसकी टैक्टिक ये थी कि उसके बाकी 4 बच्चे भी उससे बहुत ज्यादा डरे कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये उनके साथ भी हो सकता है, तो कभी भी उसका विरोध ना करें। और इसके अलावा इनकी जो माँ थी एरिका, वो भी उसी कमरे में मौजूद रहती थी जब ये सब कुछ चल रहा होता था, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि अगर वो इंटरवीन करेगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होनी निश्चित है, जिससे वो मर भी सकती है। उसको वहां पर आर्म चेयर में यानी आराम कुर्सी पे बिठाया जाता था, और ये जनरली उन दिनों में होता था जबकि जो डेटलेफ था वो पूरी तरह से ड्रंक होता था, यानी बहुत ज्यादा शराब के नशे में चूर होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब नेबर्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि डेटलेफ अक्सर बहुत ज्यादा शराब पीता है और अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह की चीजें छुपती नहीं है। लेकिन ये जितने भी नेबर्स थे, उन्होंने कभी भी अगर इंटरवीन करने की कोशिश की तो डेटलेफ ने उनको भी धमकी दी कि उनको भी पीटेगा। वो पूरी तरह से क्रेजी हो चुका था। वो बिना किसी कारण के भी अब इनको धमकाने लगा था, और हर किसी को अब डेटलेफ से डर लगने लगा था, ना सिर्फ उसकी फैमिली को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी, क्योंकि वो सबसे लड़ने झगड़ने के लिए और हाथापाई करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन डेटलेफ फिलहाल ये सब कुछ करके भी बचता जा रहा था, शायद इस कारण से क्योंकि उस समय जबकि ये बात है तो इतना ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे, इतनी ज्यादा हेल्प अवेलेबल नहीं थी शायद हर किसी देश में। उस समय इस तरह की घटनाएं होना काफी आम बात थी, और इतना ज्यादा नागरिकों के जीवन में जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो शायद इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन ये जितने भी बच्चे थे ये स्कूल में भी पढ़ते थे, तो टीचर्स भी ये जितने भी कट्स और ब्रूजेस थे इन बच्चों के ऊपर उनको नोटिस करते थे। उनको भी पता था कि इन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हालांकि मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि ये इन बच्चों को अलाउ कर रहा था स्कूल जाने के लिए, पता नहीं कैसे, लेकिन ये इन बच्चों को पढ़ा रहा था। अगर कभी भी टीचर्स वगैरह डेटलेफ से या उनकी माँ से ये सब बातें करते थे कि इंजरीज है बच्चों के ऊपर कैसे लगी, तो डेटलेफ हमेशा यही कहता था कि बच्चों ने ये इंजरीज खुद ही की हैं, अपने आप को खुद ही चोट पहुंचाई है। इसके अलावा ये भी कहता था कि ये बच्चे बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस बच्चे हैं, और टीचर्स को भी उनसे डर कर रहना चाहिए। वो कहता था ये सब कुछ बच्चों की गलती है, या आपस में लड़ते झगड़ते हैं या फिर गिरते पड़ते रहते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं, इस कारण से इनको चोटें लग जाती हैं। और टीचर्स ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी ये बातें मान भी ली, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अपनी वॉयलेंट ग्रिप अपने घर पर बनाए रखने के लिए इसने अपने घर में बहुत सारे रूल्स थोप दिए। जो पहला रूल था वो ये था कि ये बच्चे किसी भी रूप में कभी भी किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेल सकते हैं, ना ही स्कूल में, क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते, स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहनते, तो हर कोई उन ब्रूसेस को, कट्स को देख सकता था जो कि उनके शरीर में जगह जगह थे। स्पेशली उनके बैक्स पर बहुत ज्यादा निशान थे, क्योंकि वो कोड़ों से पीटता था जंगल में ले जाकर। तो अगर वो किसी के भी सामने कपड़े बदलते और कोई भी उनकी पीठ देख लेता, तो उनको पता चल जाता कि इनके साथ क्या चल रहा है। इस कारण से उसने इन बच्चों को खेलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा कोई भी फ्रेंड्स, नेबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग इस घर में आने से पूरी तरह से बैंड थे। कोई भी इसमें आ नहीं सकता था किसी भी परिस्थिति में। उसे ये डर था कि कभी ना कभी एक्सीडेंटली इन लोगों को कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अगर उनको ये पता चल गया कि घर में क्या चल रहा है तो कुछ भी हो सकता था। उसके घर के कोई भी सीक्रेट्स रिवील नहीं हो सकते थे। इसके अलावा डेटलेफ ने अपने घर के सारे दरवाजे ही निकाल दिए। यानी कि सिर्फ उसके घर में बाहर की तरफ तो दरवाजे थे जो मेन डोर्स वगैरह होते हैं, लेकिन अंदर दरवाजे थे ही नहीं, क्योंकि वो हर समय ये देखना चाहता था कि हर बच्चा उसका क्या कर रहा है, उसके घर में आखिर चल क्या रहा है। उसने अपनी फैमिली को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा हुआ था, यानी कि कंट्रोल्ड आइसोलेशन में। उसके जो बच्चे थे वो केवल स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलते थे, इसके अलावा उनको कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी, उसकी वाइफ को कहीं भी जाने की परमिशन ही नहीं थी। इसके अलावा उसने जो एब्यूजर्स होते हैं उनकी एक कॉमन टैक्टिक होती है कि बच्चों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दो, वो भी उसने करने की कोशिश की। इसके बच्चे ओपनली कभी भी आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे, यानी कि इसके सामने खुलकर कभी भी बात नहीं करते थे, और डर के मारे इसके पीछे भी नहीं करते थे बातचीत ज्यादातर। इसके अलावा उसने इस हाउस होल्ड में डिवीजन करने की कोशिश की। वो चाहता था कि ये बच्चे आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। शायद उसको ये डर था कि ये जो हाउस होल्ड है ये 9 वर्सेस 1 ना हो जाए, यानी कि उसके 8 बच्चे, उसकी वाइफ उसके खिलाफ ना हो जाए। अब ये जो था ये कई सालों तक चलता रहा। डेटलेफ ने पूरी तरह से अपनी फैमिली को कंट्रोल में रखा
और कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि चीजें इससे ज्यादा खराब क्या होंगी, लेकिन चीजें और ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि जो डेटलेफ था वो इतना ज्यादा एब्यूसिव हो गया था, इतना ज्यादा शराब पीने लगा था कि अल्टीमेटली उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था उसको जब्त कर लिया गया। इस कारण से उसकी जॉब भी छूट गई, क्योंकि वो तो एक ट्रक ड्राइवर था, उसको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। तो अब जो डेटलेफ था वो दिन रात इस फैमिली के साथ रहने लगा, यानी इस घर के अंदर मौजूद रहने लगा। और जितना भी गुस्सा था उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह छीनने का, अपनी जॉब जाने का, वो उसने और भी ज्यादा अपनी फैमिली पर निकालना शुरू कर दिया। ये उन गलतियों की सजा जो उसने खुद की थी वो अपनी फैमिली को दे रहा था। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा अभी भी भरा हुआ था जो कि वो निकाल नहीं पा रहा था। इसलिए डेटलेफ ने डिसाइड किया कि अपना एक कदम और आगे ले जाएगा। और तब अब उसने इन बच्चों को फिजिकली के साथ साथ अब भी अब्यूज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसका ये जो abuse था वो उसके 2 अडॉप्टेड बच्चों के साथ शुरू हुआ, वही ट्विंस जिनका मैंने आपसे मेंशन किया था, जिनका नाम था बियॉन और नेटली। जब इसकी शादी हुई थी तो केवल ये 6 महीने के थे। इस समय इसके दोनों बच्चे 4 साल के हो चुके थे, यानी कि इसकी शादी को करीब 3.5 साल हो चुके थे। अब इसने इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ऑफुल और डिसगस्टिंग चीजें करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर मैं आपको वार्न करना चाहूंगी कि इस वीडियो का ये जो अगला पार्ट होने वाला है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू लिसन है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा ग्राफिक होने वाली है। डेटलेफ ने इस समय तक अपना पूरा सेक्सुअल इंटरेस्ट अपनी पत्नी के प्रति खो दिया था। अब वो कहीं ना कहीं बच्चों में इंटरेस्ट लेने लगा था। अब वो हर रात लेट इवनिंग में, यानी कि इन बच्चों के बेडरूम में एंटर करता था जहां ये दोनों 4 साल के ट्विंस सोया करते थे। वो उनके साथ उनके बेड पर लेट जाया करता था। वो अपने पैरों के बीच में इन लोगों को खिलाया करता था, एक तरह से इनके साथ खेलता था, जो कि एक बहुत ही डिसगस्टिंग वे था इस तरह की चीजें करने का। इससे ज्यादा क्लियर मैं बोल नहीं सकती। लेकिन साथ ही वो चीजें कहता था जैसे इट डजंट हर्ट, यू विल सी, इट विल फील ग्रेट, इस तरह की बातें किया करता था। इसके बाद डेटलेफ इनको अब्यूज किया करता था। ये भी बताया जाता है कि कई बार ये इन दोनों को एक ही टाइम पर, यानी एक ही साथ यूज किया करता था। और इस समय हमें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि एरिका को इस बारे में पता था या नहीं पता था। ये भी बताया जाता है कि जिस समय ये सब कुछ करता था जनरली उस समय इसकी वाइफ घर पर नहीं होती थी। अब वैसे तो ये कहा जाता है कि वो अपनी फैमिली को बाहर नहीं जाने देता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामान वगैरह खरीदने के लिए ये उसको जाने देता होगा, या हो सकता है कि अब परमिशन दे दी हो, क्योंकि इसको अब बच्चों को यूज करना था, तो इस कारण से वो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहता होगा। इसके बाद इसने अपने बाकी बच्चे 2 जो अडॉप्टेड बच्चे थे जो कि इन ट्विन से बड़े थे उनका भी करना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि ये उन बच्चों के कमरों में चला जाया करता था, बिस्तर पर उनके साथ लेटा करता था और उनके साथ बहुत ही डिसगस्टिंग चीजें किया करता था, जो कि खुलकर कहीं भी सामने नहीं है कि ये क्या किया करता था, लेकिन आप समझ ही सकते हैं। और ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। फिर ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय के लिए ये अब्यूज रुक गया था। इसका क्या कारण था ये तो पता नहीं है, लेकिन इसने ये सब कुछ करना बंद कर दिया था। लेकिन अब हम चलते हैं 1995 की तरफ। इस समय डेटलेफ की उम्र है 32 ईयर्स। और सैडली इस दौरान ये जो अब्यूज था ये वापस आ गया। और इस बार ये जो अब्यूज वापस शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था इन ट्विंस की 12th बर्थडे के बाद। यानी कि जब ये अब्यूज शुरू हुआ था तब ये ट्विंस 4 साल के थे। उसके बाद कई सालों तक ये अब्यूज रुका रहा, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से ही ये अब्यूज 12 साल के होने के बाद फिर से चालू हो गया था। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन इन ट्विंस की बर्थडे पार्टी थी। हालांकि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि इनकी बर्थडे पार्टीज भी कर रहा था, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ सुधार आया हो, लेकिन जब ये पहली बार हुआ था इतने सालों के बाद, वो उनकी बर्थडे के दिन ही शुरू हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि नेटली को बर्थडे के दौरान ही डेटलेफ घसीटता हुआ उसके बेडरूम में लेकर गया और वहां पर इसने इसको अपनी फिंगर से पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। नेटली बहुत ज्यादा चीख रही थी दर्द में, लेकिन डेटलेफ जबरदस्ती उस पर कंट्रोल किए हुए था और वो बोलता जा रहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूं और ये मेरा अधिकार है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना। अब ये जो अब्यूज शुरू हुआ था ये डेली बेसिस में चलने लगा था, लेकिन ना सिर्फ नेटली को ये रेगुलर बेसिस पर अब्यूज कर रहा था, बल्कि उसके भाई यानी कि बियॉन को भी अब्यूज कर रहा था। वो बियॉन को मजबूर करता था कि उसके सामने मास्टरबेट करे, अपने साथ शावर में लेकर जाता था और उसके बाद उसको मास्टरबेट करता हुआ देखा करता था। और आपको याद ही होगा कि इस समय बियॉन की उम्र केवल 12 ईयर्स है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो इन चीजों से कितना ज्यादा कंफ्यूज हुआ होगा। लेकिन उसको अपने पिता के
अब उसको पिता कहने में भी बहुत ज्यादा डिसगस्ट फील हो रहा है, लेकिन उसको अपने पिता के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते थे। वो इस दौरान बियॉन से कहा करता था, डजंट दैट फील सो गुड, यू डोंट नीड टू बी एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम योर फादर, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, इस तरह की बातें किया करता था। पहले तो वो अपने साथ शावर में केवल बियॉन को लेकर जाता था, लेकिन बाद में उसने अपने सारे ही बेटों के साथ ये सब कुछ शुरू कर दिया। उनको शावर में अपने साथ ले जाना, ये सब कुछ करवाना उसने शुरू कर दिया था। ये वहां पर बच्चों से बहुत ज्यादा फिजिकल होने की भी कोशिश करता था, उनको हग वगैरह किया करता था, लेकिन बस दिखाता ये था कि मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, यानी कि शावर ले रहा हूँ तुम्हारे साथ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इधर जो नेटली का अब्यूज था वो भी बद से बदतर होता जा रहा था। वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करने लगा था, और जनरली ये तब करता था जब उसकी वाइफ बाहर शॉपिंग करने जाती थी। इसके अलावा भी वो बाकी बच्चों को किसी ना किसी बहाने घर से बाहर भेज देता था कि बाहर जाकर खेल लो। वैसे तो वो परमिशन देता नहीं था, लेकिन इस दौरान परमिशन देता था। वो शायद ये चाहता था कि नेटली उस घर में उसके साथ अकेली रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी था जबकि वो नेटली को अब्यूज कर रहा था, और हर कोई उस घर में मौजूद था, और सबको नेटली के चीखने की आवाजें आ रही थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, और इन आवाजों को सुनने वाली एरिका भी थी। अब सबके लिए थोड़ा सा अनकॉमन था, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता था जब वो घर में होते थे। इसीलिए लोग बिल्कुल भागते हुए अपस्टेयर्स गए देखने के लिए कि कौन चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जब ये लोग ऊपर पहुंचे उस समय डेटलिफ कमरे से बाहर आ रहा था, और नेटली भी उसके साथ थी, और उसके जेनिटल एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी। अब जो उसकी माँ थी एरिका, वो चीखने लगी कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे डाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा माना जाता है कि इस समय एरिका को पहली बार पता चला कि उसके बच्चों के साथ इस तरह का अब्यूज भी चल रहा है। अब उसकी ये बातें सुनकर डेटलिफ को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे तो बिना किसी कारण के भी गुस्सा आ जाता था। उसको ऐसा लगा कि मेरी वाइफ की ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद उसने एरिका को बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। इतना बुरी तरह से पीटा कि उसका शरीर नीला पड़ गया, और वो बेहोश होकर बच्चों के सामने नीचे गिर गई। और उस दिन फाइनली अब पुलिस को कॉल किया गया, पहली बार। अब ऐसा लगता है इस केस में कि कुछ ना कुछ होने वाला था, शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला था। यहां पर मेरे इस वीडियो का अंत हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस समय पुलिस वाले आए, एरिका ने अपना जो स्टेटमेंट था उसको चेंज कर दिया। उसने, यानी कि डेटलिफ ने, शायद एरिका को धमकाया था, शायद कोई धमकी दी थी इस तरह की कि तुम्हें मार दूंगा, बच्चों को मार दूंगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। और इसी कारण से एरिका ने डर के मारे अपना स्टेटमेंट ठीक से नहीं दिया। इसने बच्चों को भी बुरी तरीके से धमकाया हुआ था कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। और सैडली इसके डर के कारण उस दिन इस फैमिली का कोई भी मेंबर खुलकर पुलिस वालों के सामने कुछ भी नहीं बोला। और दुख की बात यह भी है कि इसके बाद कभी भी इस केस में पुलिस वालों को नहीं बुलाया गया। कम से कम काफी लंबे समय तक पुलिस वाले इस केस में इंटरवीन नहीं कर पाए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो शायद यहीं पर खत्म हो जाएगा और शायद ये केस सॉल्व होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टोरी भी बहुत लंबी है, और हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आए, क्योंकि ये एक पार्ट में खत्म होने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं इसको मिडिल ऑफ द वीक में डाल रही हूँ, क्योंकि जितनी भी पार्ट्स वाली स्टोरी होती हैं वो मैं मिडिल ऑफ द वीक में डालती हूँ। जनरली संडे को मैं चाहती हूँ कि आपको फुल स्टोरी मिले, और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये पार्ट्स या तो एक के बाद एक आ जाएं, यानी कि आज और कल में आ जाएं, ताकि अगर आप चाहें तो दोनों पार्ट्स एक साथ देख सकें। नहीं तो मैं कम से कम एक दिन छोड़कर तो इसको डाल ही देती हूँ। इसी कारण से मैं पहले दोनों ही पार्ट्स अपलोड कर देती हूँ, ताकि उनमें अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगना है, कोई भी रिव्यूज से कंफर्म होना है कि ये वीडियो ठीक है या नहीं है, तो यूट्यूब वाले अपनी तसल्ली कर लें और उसके बाद ही मैं पब्लिश करूँ, ताकि फिर उसके बाद दिक्कत ना हो कि सेकंड पार्ट में कोई इशू आ गया, उसको मैं पब्लिश नहीं कर पाऊंगी, फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है। तो ये सारी चीजें भी होती रहती हैं। तो खैर, अब हम चलते हैं अपने केस की तरफ। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि डेडलिफ्ट की नौकरी छूट गई थी, और उसके पास पैसा कमाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगा था पैसों के लिए। तब उसके दिमाग में एक बहुत ही हॉरिफिक आइडिया आया, क्योंकि उसके दिमाग में कोई भी अच्छा आइडिया तो आ ही नहीं सकता था, वो जिस तरह का आदमी था। अब उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों को बाहर के लोगों से यूज करवाएगा और उसके लिए पैसा लेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना घटिया, कितना नीच इंसान था वो। इस समय तक उसने अपनी वाइफ से ये सारा काम कराना शुरू कर दिया था, यानी कि उसको सेक्स वर्क में धकेल दिया था जबरदस्ती। वो उसके कमाए हुए पैसे से ही अपना घर चला रहा था, इंजॉय कर रहा था, शराब पी रहा था। इसकी जो वाइफ थी एरिका, वो बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो मना करेगी तो उसकी पिटाई होगी। लेकिन अब डेडलिफ्ट का मन उसके ही पैसे से नहीं भर रहा था, उसको और ज्यादा पैसा चाहिए था। इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि अब अपने बच्चों को भी वो इसी धंधे में धकेलेगा। अब आता है जून ऑफ 1995 का दिन। नेटली
जिसका वो लगातार बहुत बुरी तरीके से शोषण करता आ रहा था, जो कि अभी केवल 12 इयर्स ओल्ड थी। अब उसने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो अपनी इस बेटी के साथ ही किया। उसने अपने दो फ्रेंड्स को, यानी डेटलेफ ने अपने दो फ्रेंड्स को, जो कि बहुत बड़े मॉन्स्टर्स थे और जिनको बच्चों में इंटरेस्ट था, उनको अपने घर में इनवाइट किया। इन दोनों फ्रेंड्स का नाम था अली और मुस्तफा। ये दोनों ही डेटलेफ से उम्र में बड़े थे। ऐसा बताया जाता है कि वो अपने 50s में थे। डेटलेफ ने इन दोनों आदमियों को नेटली के कमरे में भेज दिया। इन दोनों ही आदमियों ने अब नेटली को बहुत ज्यादा शराब पिलानी शुरू की और उसको पूरी तरह से ड्रंक कर दिया। इसके बाद इन्होंने नेटली के साथ एक पॉर्न फिल्म देखी। उसको मजबूर किया गया इस फिल्म को देखने के लिए। इधर जो डेटलेफ था वो भी इसी कमरे में मौजूद था, यानी कि वो इन दोनों आदमियों को गलत काम करते हुए अपनी बेटी के साथ देखना चाहता था। ये लगातार नेटली को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि तुम्हें अनड्रेस कैसे करना है, किस तरह से बिहेव करना है। और यहां तक कि उसने नेटली से यह भी कहा, प्लीज स्माइल अ लिटिल, लाइक प्रिटेंड टू एंजॉय योरसेल्फ, जो कि एक बहुत ही सिक बात है। अब इन दोनों आदमियों ने नेटली के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। वो लगातार दर्द में चिल्ला रही थी, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी, एक तरह से इनसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब ये जो इनमें से एक आदमी था जिसका नाम था अली, उसने अपना पूरा वेट इस 12 साल की बच्ची के ऊपर डाल दिया ताकि वो हिल ना पाए। उसके बाद इन्होंने नेटली के साथ गलत काम किया, जबरदस्ती। ऐसा बताया जाता है कि जब अली उसके साथ गलत काम कर रहा था तब ये दोनों वहां पर कमरे में खड़े होकर कर रहे थे, यानी कि ये सब कुछ देखकर उनको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट मिल रहा था। जब इन दोनों ही आदमियों ने उसके साथ गलत काम कर लिया तो उसके बाद डेटलेफ ने इन लोगों से पैसा लिया और अब उसको नया रास्ता मिल गया था पैसा कमाने का। वो लगातार नेटली के साथ गलत काम करवा रहा था और ये काम कम से कम हफ्ते में एक बार तो होता ही था। बाद में डेटलेफ ने इस गलत काम होने के दौरान अब फोटोग्राफ्स लेने भी शुरू कर दिए। ये पिक्चर्स लेता था, उनको डेवलप कराता था और एक तरह से इन पिक्चर्स का कलेक्शन बनाना शुरू कर दिया था। शायद ये इन पिक्चर्स को भी बेच रहा था पैसा कमाने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि एक बार ये 4 आदमियों को इस घर में लेकर आया और इन चारों ने एक ही समय में नेटली के साथ गलत काम किया। तो यानी कि अब ये जो अब्यूज था ये और ज्यादा टेरेबल होता जा रहा था। और आपको याद रखना पड़ेगा कि नेटली केवल 12 साल की थी, लेकिन अब यहां पर एक नई चीज हुई। अब तक डेटलाइफ अपने लेट 30s में पहुंच गया था और अब वो एक ऐसा काम करने वाला था जो कि उसने पहले अभी तक नहीं किया था। अब ये अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को भी अब्यूज करने वाला था। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस घर में 8 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 4 तो इसके अडॉप्टेड बच्चे थे जो कि एरिका की पिछली शादियों से थे। इसके अलावा इसके 4 खुद के बच्चे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इन 8 बच्चों में से केवल 2 बेटियां थी, यानी कि एक तो एरिका की पिछली शादी से एक बेटी थी जिसका नाम था नेटली, और एक इसकी खुद की बेटी थी, यानी एरिका और डेटलेफ की बच्ची, यानी कि इसकी बायोलॉजिकल डॉटर, जिसका नाम था जैस्मिन। इसके अलावा बाकी सारे बच्चे बॉयज थे। ऐसा माना जाता है कि इस समय तक लड़कों का यानी बॉयज का एब्यूज रुक चुका था। डेटलेफ इस समय केवल नेटली के प्रति इंटरेस्टेड दिख रहा था, लेकिन अब वो अपनी ओन बायोलॉजिकल डॉटर की तरफ भी आकर्षित हो चुका था, क्योंकि जैस्मिन के 9th बर्थडे के बाद, यानी इस समय जैस्मिन केवल 9 साल की थी, तब एक दिन डेटलेफ उसको घसीटते हुए अपनी कार की बैक सीट की तरफ ले गया, कार के अंदर रखा और उसको एक बहुत ही रिमोट जंगल के एरिया में लेकर गया और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। जैस्मिन ने ऑब्वियसली रेजिस्ट किया, वो बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। उसने अपने डैड को बहुत ज्यादा प्रार्थना की कि उसको छोड़ दो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कोई भी दया नहीं दिखाई और उसके बाद से अब वो लगातार उसको अब्यूज कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि हफ्ते में एक बार कम से कम वो इसको अब्यूज करता ही था और ये सब कुछ भी कई सालों तक चलता रहा। ऐसा बताया जाता है कि जब इन लड़कियों को पीरियड्स होते थे तो ये इनको मजबूर करता था ओरल करने के लिए। इसके अलावा वो उनसे बहुत ही अजीब अजीब से एक्ट्स भी करवाता था। उनको ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, मतलब अलग अलग धमकियां दिया करता था। इसके अलावा उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस दिया करता था कि अगर तुम ये करोगी तो मैं ये करूंगा, तुम्हें ये दूंगा। तो इस तरह के लालच भी इनको दिया करता था। ये इन लोगों के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। इसके बाद डेटलेफ ने अपनी बायोलॉजिकल बेटी यानी कि जैस्मिन को भी पैसों के बदले लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया, या हम कह सकते हैं कि लोगों को घर में बुलाना शुरू कर दिया, जिनमें से मेन 2 लोग थे अली और मुस्तफा।
कई बार ये दोनों एक साथ नेटली और जैस्मिन के साथ गलत काम किया करते थे और इसके बदले में डेटलेफ उनसे और ज्यादा मोटी रकम चार्ज किया करता था। ये केस इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग है कि इसको बताना भी अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम साबित हो रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो ये सब कुछ करके भी आराम से खुलेआम जी रहा था, उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पता नहीं कैसे वो ये सब कुछ करके बच रहा था। अगर हम इनकी माँ एरिका की बात करें तो वो तो खुद ही बहुत ही बैडली हो रही थी। उसको खुद ही इसने गलत काम में उतारा हुआ था और उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता था कि उसके घर में क्या चल रहा है। पता नहीं क्यों उसने अथॉरिटीज से कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। पता नहीं क्यों उसने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक तरह से देखा जाए लिटरली तो वो कुछ भी नहीं कर रही थी। भले ही उसे डेडलिफ्ट ने धमकाया हो, उसे कुछ भी कहा हो, लेकिन उसके बाद भी उसको अथॉरिटी से मिलना चाहिए था, कांटेक्ट करना चाहिए था। ऐसा बताया जाता है कि अब एरिका डाउन स्टेयर सोने लगी थी। वो डेडलिफ्ट के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन एरिका अक्सर देखा करती थी कि उसका हस्बैंड उसकी दोनों बेटियों यानी नेटली और जैस्मिन को लेकर उसके बेडरूम में जाया करता था और उसको पता था कि वहां पर क्या चल रहा है। बाद में एक बार जैस्मिन ने अपनी माँ को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने लिखा था, मॉम, वन क्वेश्चन, वाई डिड यू डू दिस टू योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन? हाउ डिड यू नॉट रियलाइज वॉट वॉज गोइंग ऑन? यानी कि उसने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि तुमने इसको रोकने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि क्या चल रहा है? इन बच्चों को महसूस हो रहा था कि उनकी मदद कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी माँ भी इसी घर में मौजूद थी और उनका खुद का पिता, सो कॉल्ड पिता, उनके साथ ये सब कुछ कर रहा था। तो ये बच्चे अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे और असहाय महसूस कर रहे थे। जो बाकी 6 बच्चे इस घर में मौजूद थे, उन्हें भी शक था कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है उनके घर में, शायद उनको पता भी होगा। लेकिन जब भी वो अपनी गाड़ी में इन दोनों लड़कियों को लेकर कहीं बाहर जाता था, जनरली वो जंगल में जाकर इनको करता था, लेकिन वो जाने से पहले हमेशा ही घर में रीजंस देता था कि वो क्यों जा रहे हैं। वो कहता था कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, या गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, या हमारा कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है जिसके लिए हमें जाना है। पता नहीं वो क्यों एक्सक्यूजेस देता था, लेकिन वो हमेशा एक्सक्यूज देकर जाता था। लेकिन उसके बच्चों ने नोटिस किया था कि जब भी कार वापस आती थी तो उसके टायर पूरी तरह से धूल में सने हुए होते थे। यानी कि ये क्लियर था कि वो किसी न किसी जंगल में गया था। सारे ही बच्चों के सामने क्लियर था कि उनका पिता उनसे झूठ बोल रहा है और एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है। इनको पता था कि इनकी बहनों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अपनी माँ से कंप्लेंट करते होंगे, उसको कुछ बोलते होंगे, या कम से कम अपना एंगर दिखाते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि आपको पता ही है कि एरिका तो कभी भी इंटरव्यू करती ही नहीं थी, लेकिन इसके बच्चों को भी अपनी माँ के प्रति कोई भी गुस्सा उस समय नहीं था। उनको अपनी माँ भी एक विक्टिम ही नजर आती थी, जो कि वाकई में एक विक्टिम ही थी। हालांकि वो एक एडल्ट थी और उसको पता होना चाहिए था कि वो अथॉरिटीज के पास जा सकती है। लेकिन ये बच्चे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, डीपली प्यार करते थे। और एरिका भी अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग थी। जितनी भी केयर वो अपने बच्चों की कर सकती थी, उतनी वो करने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि जैस्मिन अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी कि आई लव यू मोर देन एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द फैमिली। यानी कि उसे ऐसा लगता था कि अगर ये बात खुल गई तो इनकी फैमिली बिखर जाएगी, ये सारे भाई बहन अलग हो जाएंगे, इनकी माँ इनसे दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे फील करते थे कि फैमिली को एक साथ रखना उनकी जिम्मेदारी है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं वो इन सारी चीजों को झेल रहे थे और किसी को नहीं बता रहे थे। और ये चीज बहुत ही ज्यादा दुखद है। इसी दौरान कहीं ना कहीं इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, यानी कि इनके जो रिश्तेदार थे, उनको शक होने लगा था। उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगा था कि इस घर में गलत काम चल रहे हैं। क्योंकि 1998 में, जबकि डेटलेफ को अपने बच्चों के थ्रू भी पैसा कमाते कुछ साल हो चुके थे, इनके घर में इनके एक रिश्तेदार आए जो कि इनके अंकल थे। अब मुझे नहीं पता कि वो एरिका का भाई था या डेटलेफ का भाई था, लेकिन बस ये पता है कि वो एक अंकल थे। वो जब इस घर में आए उसके बाद उन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट कराई पुलिस के पास, और इसमें इन्होंने ये शक जाहिर किया कि मुझे डेटलेफ के ऊपर शक है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और उसके बाद पुलिस वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की। यहां तक कि कुछ वेलफेयर ऑफिसर्स भी इस घर में विजिट करने के लिए आए। ये पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड थे ट्विंस के बारे में, यानी कि नेटली और बियॉन के बारे में। और ऐसा इसलिए था क्योंकि बियॉन का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब हो गया था स्कूल में। वो कुछ ना कुछ बिहेवियरियल इश्यूज शो कर रहा था, जिसके बारे में क्लियरली तो पता नहीं,
लेकिन कुछ ना कुछ उसके बिहेवियर में गड़बड़ थी और इस कारण से टीचर्स को उसकी चिंता भी होने लगी थी और ये भी शक होने लगा था कि इनके घर में कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है। क्योंकि आपको पता ही है छोटे से गांव में रहते हैं, अगर इनके घर में इस तरह से लोग आएंगे, इस तरह से अपनी बेटियों के साथ बाहर जाएगा, तो इस तरह की चीजें देखकर पड़ोसियों को भी शक होगा, लोगों को भी शक होगा और हो सकता है इस तरह की कुछ बातें इनको पता चली हों। बियॉन ने एक बार एक आंट हिल में आग लगा दी थी जो कि स्कूल में था। इस आग लगाने के कारण पुलिस वाले वहां पर आए थे और उनके सामने बियॉन ने अपनी जान लेने के बारे में भी अपने थॉट्स जाहिर किए थे जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग थे। इसके बाद स्कूल वालों ने इसके माता पिता यानी कि एरिका और डेटलेफ को स्कूल में बुलाया था ताकि उसके बेटे के प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत कर सकें। इस बातचीत के दौरान डेटलेफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, यहां तक कि उसने जो टीचर्स की टेबल थी उसको भी पलट दिया था। गुस्से में वो फर्नीचर उलटने पुलटने लगा था। इसके अलावा उसने ये भी इल्जाम लगाया टीचर्स के ऊपर कि तुम्हारा व्यवहार मेरे बेटे के साथ इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि तुम्हारी हरकतें गलत हैं और तुम बहुत ही ज्यादा मेरे बेटे में इंटरेस्ट ले रही हो, जो कि मुझे बहुत ज्यादा गलत लग रहा है। तुम्हारा ये जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि शायद तुम्हारे मन में मेरे बेटे के लिए कुछ है, यानी कि कोई गलत फीलिंग है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग बात थी। वो टीचर भी ये सुनकर हैरान रह गई। वो खुद अपने बच्चों को कर रहा था, स्पेशली अपनी दोनों बेटियों को, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो झूठे इल्जाम लगा रहा था किसी और के ऊपर। अब इस स्टोरी का, इस केस का अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगी, या तो कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबी स्टोरी होने वाली है ये। मुझे लगता है कि 30 to 40 मिनट्स का अगला भी पार्ट होगा इसका। तो आप लोग अगले पार्ट का वेट कीजिए और एक एक कमेंट भी कीजिए कि इस केस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी लगातार स्टोरीज आ रही हैं। कुछ लोगों को पसंद आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत शॉर्ट आ रही हैं, लेकिन जनरली मैं वहां पर नॉन क्राइम केस लाती हूँ और इस तरह के केस लाती हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसको भी जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।